ये कहते हैं भाई योगी का बिल्डोजर भूमाफिया पे चलता है। मैंने आपको सारे पेपर दिखाए हैं, अपने खतौनी दिखाई है, मैं कितना बड़ा भूमाफिया हूँ। मेरी जांच करवाई योगी सरकार, बताइए मुँह पे कितने मुकदमे, मैंने कहाँ लूट करी है, मैं कितना बड़ा भूमाफिया हूँ, मैं कौन सी पार्टी का सदस्य हूँ जो इन्होंने मेरा घर तोड़ दिया। यहाँ जो नोएडा अथॉरिटी में पियोन ना चपरासी है, उसका भी सेक्टर के अंदर प्लॉट मिलेगा आपको। इसका बिल्डर से इससे कोई लगाव नहीं है। बिल्डर को तो अपना धंधा करना है, कंपनी को तो वो अपनी फैक्ट्री कहीं भी लगा लेगा। इसमें मेरा 3 पीढ़ी का मेरा आत्मा का बसाव, क्योंकि मेरे दादाजी यहाँ रहे, मेरे पापा यहाँ रहे, हमारा बचपन यहाँ रहा भाई बहनों का, तो हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा और इस समय हम लोग यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नोएडा आ गए हैं। और नोएडा का जब भी नाम आता है तो आपके दिमाग में यहाँ की चमचमाती इमारतें और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपके नज़र में आती होंगी, लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं जिनकी ज़मीनों पे ये बिल्डिंगें बनाई गई हैं वो इससे खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि कई साल पहले उनकी ज़मीन लेकर के ये पूरा एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र बसाया गया है, लेकिन अभी तक उन्हें उनकी ज़मीन का उचित मुआवजा नहीं मिला है। कई सारे मामले कोर्ट में हैं और बहुत सारे लोग यहाँ बताते हैं कि नोएडा ये सिटी में ही यहाँ पे करीब 81 गांव हैं और हर गांव में कई सारे लोग इस समस्या से परेशान हैं कि उनको जो है उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। और इसी को लेकर के हमारे साथ एक शख्स हैं जो उनसे हम बातचीत करेंगे और पूरा समझेंगे कि वाकई ये मामला क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है। एक बार आप अपना नाम बताएं और परिचय दें कि ये हम कहाँ पे हैं, कौन से गांव में हैं। मेरा नाम सुमित तंवर है, मैं बख्तावरपुर गांव का निवासी हूं और ये गांव नोएडा के सेक्टर 127 में पड़ता है। यहाँ से मात्र कुछ दूरी पर अमेठी यूनिवर्सिटी है, संस्थान है, और जेपी एक्सिस बैंक की जो बिल्डिंग है यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ गाँव की जो मूलभूत समस्याएँ हैं उससे मैं भी पीड़ित हूँ। यहाँ पर जब अधिग्रहण जहाँ ज़मीन हुई तो जिस समय मौजूदा अधिकारियों ने ऑफिस में बैठकर जो हमारी खाते की ज़मीन थी जिसमें लोग बसे हुए थे, जहाँ मकान बने हुए थे, उस ज़मीन को भी अधिग्रहण कर लिया। पहले सुमित जी, इस पूरे मामले को हम लोग विस्तार से समझेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको ये इसमें थोड़ा कुछ जटिल चीज़ें नहीं समझ में आए। लेकिन पहले एक बार हम आपका घर दिखाएंगे जो आप बता रहे हैं कि उसको तोड़ा गया है। तो हम लोग तो ये रास्ता है जी, ये खोलेंगे, ये रास्ता वही है। ये जो अभी गेट लगा हुआ है, यहाँ गेट यहाँ लगा हुआ है और ये रास्ता पुराना गांव का पुराना रास्ता है जिसमें अभी एक बिल्डर को इन्होंने ज़मीन मेरी अलॉट कर दी है। अच्छा, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि अथॉरिटी ने इस ज़मीन को तोड़ दी है ना जी। अच्छा, तो अब हम लोग इसको अंदर थोड़ा सा इसका पूरा विस्तार से आप बताइएगा जी। ये सीवर लाइन डली हुई है। हाँ, ये 27 दिसंबर 2018 में प्राधिकरण द्वारा ये मेरा घर तोड़ा गया यहाँ पे। और ये सीवर लाइन, पानी की लाइन, रोड, सीवर पूरा विकास हुआ पड़ा था। 2013 में बोर्ड से भी ये पास आबादी थी, इसमें रोड, सीवर सारी चीज़ें थी। और ये किसी बिल्डर को, सेंचुरी गारमेंट नाम का कोई बिल्डर है, उसको ये प्राधिकरण ने दे दी है। और हम 92 से हमारी आबादी है, दादा के नाम से दर्ज थी। 2001 में पिताजी के नाम से आबादी दर्ज थी और अधिग्रहण 2002 के बाद हुआ हमारे यहाँ, यानी हम उससे पहले बसे हुए थे। और ये अकेले मेरी समस्या नहीं है, नोएडा के 81 गाँव की समस्या, मेन समस्या यही है। लोग जो मुद्दा है, यहाँ घर का मुद्दा है। यहाँ बड़े बड़े संस्थान बन गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग गई, बड़े बड़े उद्योग लग गए, पर यहाँ का जो किसान है वो आज भी अपने अस्तित्व के लिए, अपने मकानों के बचाने के लिए वो आज जंग लड़ रहा है। आज ये ईंटें उठा के देख लो आप, यहाँ पे मेरा काफ़ी बड़ा मकान था, आज जो ये बंजर पड़ा है, दरवाजे देखो, ये ईंटें, ये रोड था आरसीसी रोड, इसमें आगे भी सीवर लाइन, पानी की लाइन, सब चीज़ें देखोगे आप। आज भी नोएडा का किसान सबसे ज़्यादा परेशान किसान है। और मुद्दा यही है भाई, जब हमारे घर जहाँ बने हुए थे उसमें भी 30 जून 2011 में आंदोलन के बाद में एक शासन से कानून बन के आया था, कैबिनेट से। और जब शासन से एक आदेश आ गया, अब एक नियमावली बन के आ गई, जो किसान जहां बसा हुआ है उसका सैटेलाइट सर्वे 30 जून 2011 में हुआ, उसकी आबादी वहीं छोड़ी जाए। और हमने मुआवजा नहीं लिया, 1 रुपये भी। मुआवजा हमारा अथॉरिटी के पास ही है और ना हमारा आबादी 92 की है। जो नियमावली शासन से बनकाई थी उसके अनुसार हम पूरे पात्र हैं यहाँ आबादी लेने के। उसके बावजूद भी यहाँ के जो अधिकारी नोएडा अथॉरिटी में बैठे हैं ये साठगांठ करते हैं, बिल्डरों से पैसा लेते हैं, मौके की ज़मीन ढूंढते हैं और उनको अलॉट कर देते हैं। किसान से जबरन कब्जा लेके किसान फिर अथॉरिटी का चक्कर लगा लगा के वो थक जाता है और किसान की कहीं सुनवाई नहीं होती है।
अच्छा सुमित जी, थोड़ा सा इसका इतिहास आप हमें बताइए। इतिहास से हम थोड़ा पीछे जाके स्टार्ट करते हैं। और जब से इस नोएडा के पूरे क्षेत्र का विकास होना स्टार्ट हुआ, तो किस तरीके से, जैसे आप जैसे तमाम लोग की बता रहे हैं कि किस प्रक्रिया के तहत ज़मीनें ली गई, क्या क्या उसके बाद में नियम बने थे, मुआवजा देने का क्या प्रावधान था, और फिर कैसे उसमें बहुत सारे लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने क्या उसमें आदेश दिया, इसको थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से पूरा आप बताइए। नोएडा की स्थापना 1976 में हुई थी। उस समय यहाँ ज़मीन की वैल्यू बहुत कम थी और सिलसिलेवार जब नोएडा यहाँ बसना स्टार्ट हुआ तो उन्होंने टुकड़ों में गांव के अधिग्रहण करे। जैसे 2 गांव की ज़मीन की जरूरत है, 2 गांव अधिग्रहण कर लिए। तो उस समय उन्होंने जब अधिग्रहण किए तो उन्होंने बैठ के किसानों से, जो पहले अधिकारी थे, बैठ के समझौते किए। भाई ठीक है, अब बाबा आप इतनी ज़मीन हमें दे दो, आप इतनी ज़मीन बचा लो। वो समझौते पहले हो लिए। उसके बाद में 1997 तक इन्होंने ये भी प्रावधान रहा, भाई किसान की हम ज़मीन ले रहे हैं तो किसान, उसकी एवज में किसान कोटे की स्कीम निकाल देते हैं लोग, भाई जिससे उस प्लॉट दो, किसान के नाम पे प्लॉट लिखड़ेगा, उसमें वो अपना जीवन यापन कर लेगा। 1997 में भी ये तय हुआ, आंदोलन हुआ। उन्होंने कहा भी इस कोटे में हमें पैसा देने पड़ते हैं किसान को, सर्किल रेट के जो भी है, हम पैसे क्यों दें, इससे बढ़िया है आप हमारी पूरी ज़मीन का 10% पैसा रोक के और वो 10% प्लॉट हमें दे दें। ये नियम 1997 में ये करार हमारा अथॉरिटी से हुआ। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम 10% का पैसा रोक के आपको 10% का प्लॉट देंगे और उसमें आपको 5% विकसित, मतलब 5% ज़मीन देंगे, उसका विकास करके देंगे। 5% आपकी ज़मीन विकास में जाएगी। उसके बाद में 2002 में फिर इन्होंने अधिग्रहण किया और अधिग्रहण की प्रक्रिया 1997 से बदल गई थी। उन्होंने क्या, धारा 4-6 जो अधिकारी रहते थे वो ऑफिस में कनाट प्लेस बैठ के, कि ये पूरा जंगल था पहले सारा। जब हम स्कूल जाते थे यहाँ कुछ नहीं था, सड़क वगैरह। यहाँ से हमारा भवानी शंकर इंटर कॉलेज सदरसराय स्कूल पड़ता है, वो सेक्टर 100 से पीछे चला गया 46 में, और हम यहाँ से वहाँ पैदल जाते थे। रास्ते नहीं थे। मैं आपको 2000 तक की बात बता रहा हूँ, जब से परी चौक वाला हाईवे बना। इससे पहले बहुत बुरी स्थिति, यहाँ दयनीय स्थिति थी। और 2002 के बाद में इन्होंने जब यहाँ ज़मीन अधिग्रहण की, तो जैसे एक खाते में 5 भाई हैं या 5 हिस्सेदार हैं, अगर किसी एक ने भी अपना मुआवजा ले लिया जरूरत के हिसाब से, किसी की शादी है क्या है, चाहे उसका खेत जंगल में आ रहा है, वो अपना ये सोच लिया भाई मेरा हिस्सा तो जंगल में है, मैं इसका मुआवजा ले लेता हूँ जंगल वाले का। उसे ये पता नहीं था किसान को एक खाते में से अगर एक भी किसान पैसा उठा लेगा तो प्राधिकरण ने वो सारा पैसा उसका मुआवजे का ट्रेजरी में जमा कर दिया और उस पर पूरा नाम अपना कर लिया। जो खातेदार गांव में जिसका हिस्सा रहा वो भी नोएडा के नाम चढ़ गया और उसका पैसा भी वहाँ चला गया। तो इन्होंने बहुत बड़ा मतलब षड्यंत्र रहा किसानों के खिलाफ में यहाँ। और जब इसके खिलाफ आंदोलन हुए, जब तक खेतों की ज़मीन थी तो ये खेतों में अपना बिल्डिंग बेचते रहे। जब खेतों की ज़मीन खत्म होगी तो ये गाँव की तरफ चले। इन्होंने कहा भाई जो हमने गाँव में खाते अधिग्रहण कर रखे हैं उन्हें भी खाली करो। अब ये मौके पर तो यहाँ देखा तो आबादी बनी पड़ी है पुरानी। इन्होंने फिर वो तोड़ने चालू करे। फिर इसमें संघर्ष हुआ कई बार। पहले एक 2002 के बाद में 2004 में एक बना था देहात मोर्चा। 2002 में जब ये अधिग्रहण बरौला गांव में इधर चला था तो देहात मोर्चा ने लड़ाई लड़ी, तो ये बैकफुट पर चले गए। इन्होंने कहा ठीक है जी, इसमें कोई नहीं, जहाँ बसाओ कर लेंगे। कुछ उस समय ज़मीनें खाली पड़ी थी काफ़ी। फिर इन्होंने 2009 में फिर तोड़फोड़ चालू करी। मायावती सरकार में 2009 में 15 दिसंबर में ज़मीन टूटी। फिर लोगों ने किसान संघर्ष समिति नाम से वो बनाई। किसान संघर्ष समिति ने यहाँ लड़ाई लड़ी और दनकौर में, जेवर में उधर भारतीय किसान ने टिकट लड़ाई लड़ी। दोनों मोर्चों पे जब लड़ाई चालू हुई तो एक शासन से स्कीम बनकाई आबादी छोड़ने की। स्कीम ये बनकाई शासन आदेश अनुसार, जो किसान जहाँ बसा हुआ है उसका खाता अगर गलती से अधिग्रहण हो गया है तो उस पर सैटेलाइट सर्वे करवा कर उस किसान ने मुआवजा नहीं लिया, उसका मुआवजा ट्रेजिडी में कहीं भी है, उसकी आबादी छोड़ी जाएगी, विनियमितीकरण किया जाएगा। ये शासन से आदेश 30 जून 2011 में आया था। इस पे एक थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि इस आदेश का क्या मतलब था कि मतलब जैसे मान लीजिए आपकी यहाँ आबादी है, आप यहाँ रह रहे हैं, तो आपकी ज़मीन ऐसे ही छोड़ दी जाएगी या उसका अधिग्रहण किया जाएगा और उसमें आपको हिस्सा दिया जाएगा? शासन आदेश ये था जो किसान जहाँ बसा है उसकी बैकलीज वहाँ की जाए किसान के नाम, उसमें नोएडा नाम काट के वो ज़मीन 1 रुपया के स्टाम्प पे किसान के नाम वापसी की जाए। ये शासन आदेश था। उसमें नियम ला दिए थे इन्होंने। नोएडा के अंदर 450 मीटर पर परिवार, मतलब बालिक परिवार, जैसे घर में 4 बच्चे तो 4 के नाम से 450 मीटर, और ग्रेटर नोएडा में 3000 मीटर तक, और यमुना अथॉरिटी में 4500 मीटर तक ये शासन आदेश आया था। और इसमें जो 5% की ज़मीन थी उसको बढ़ा के ग्रेटर नोएडा में 6% कर दिया गया था, यमुना अथॉरिटी में 7% कर दिया गया था। लोग उससे खुश नहीं हुए, लोग कोर्ट जाने लगे। उन्होंने कहा जी हमें पूरा 10 चाहिए। तो इन्होंने अपील की प्राधिकरणों ने, भैया आप हाई कोर्ट मत जाओ, हम आपको ऐसे ही इश्तिहार निकाल के, सीओ थे हमारा उस समय, उन्होंने कहा भाई हम ऐसे ही आपको 10% दे देंगे, आपको कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि आपकी मान लीजिए यहाँ पे 1 बिस्वा ज़मीन है तो उसका 10% आपके नाम कर देंगे। पूरी ज़मीन के हिस्से का 10% का हम पैसा छोड़ते हैं अथॉरिटी पे।
जैसे हमारी 1 बीघे ज़मीन का मुआवजा बनता है 100 रुपये बनता है, तो हम उसमें 90 रुपये लेंगे, 10 रुपये अथॉरिटी पे छोड़ देंगे उसका 10% ज़मीन का। तो उससे उसकी एवज में वो हमें प्लॉट देंगे 10% का, जितनी 10% प्लॉट दे हाँ जितनी हमारी ज़मीन थी, जैसे हमारी 1 बीघे ज़मीन थी तो उसका 10% हिस्सा हमें प्लॉट मिलेगा। तो उसमें विकास के लिए नाम पे इन्होंने कहा भी विकास करके देंगे तो आपको 5 मिलेगा, और फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया। उन्होंने कहा नहीं, फिर हम बाद में पूरा विकास करके आपको 10 को 10 देंगे। विकास करके मतलब क्या? उस रोड सीवर बना के, रोड सीवर बना के आपको पूरा 10 का 10 देंगे। 10 प्लॉट आपको दे देंगे, हाँ। बाकी 90% मुआवजा ले लेंगे हम जमीन खेत का। हाँ खेती बाड़ी में, कंपनी के पास है जो हाँ चला जाए, फिर वो authority खेती वाला मामला। हाँ ये खेती वाली ज़मीन की बात कर रहा हूँ मैं। और जो आबादी वाली ज़मीन है जहाँ बसा हुआ किसान, उसके लिए पॉलिसी आई थी वो ज़मीन किसान के नाम वापसी की जाए, उसमें बैकलीज करी जाए। 5 कह कमेटी बनती है। पूरा जमीन किसान को दी जाए। नहीं, जो आबादी वाली ज़मीन है हाँ, जहाँ बसा हुआ, वो पूरी ज़मीन किसान को दी जाए, आबादी वाली जिसमें किसान बसा हुआ है। ठीक है। और जो खेत वाली ज़मीन थी उसके एवज में 10% का प्लॉट था। वो 2 चीज़ें थी। और 64% जो मुआवजा कम मिला था, 64% मुआवजा सभी मिला जाए। जो कोर्ट नहीं गए मुआवजे के चक्कर में, अथॉरिटी की बातों में आ गए, जो कोर्ट चले गए उन्हें तो दे दिया अथॉरिटी ने। अच्छा, ये आबादी वाली जो प्रावधान है, जी। इसमें ये था कि इसमें पूरा वापस किया जाए आपको, हाँ उसके जो मालिक हैं। जो किसान जहाँ बसा उसकी ज़मीन पूरी वापसी की जाए। उसमें नियम डाल दिया 450 मीटर, अगर जैसे 450 मीटर प्रावधान डाल दिया, एक नियम डाल दिया भाई इसके इतने बच्चे इतना पालन हो जाएगा। उसमें पीछे भी आंदोलन हुआ था, तो उसमें इन्होंने नोएडा में भी बढ़ा के 1000 मीटर के लिए शासन को भेज दिया है। भाई 1000 मीटर जो कम बढ़ रहा है, 450 मीटर में पूर्ति नहीं हो पा रही है। भाई किसी का एक लड़का है, उसकी ज़मीन 1 बीघे से ज़्यादा बैठ रही, 2 बीघे ज़मीन है गाँव में, तो वो कैसे उसके नाम जाएगी? तो उसमें लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, दोनों को बालिक मानते हुए 1000 मीटर के लिए प्रावधान अथॉरिटी के लिए भेज दिया, शासन के लिए भेज दिया इन्होंने। जो पीछे बोर्ड में और एक नक्शा नीति खत्म की है। बाकी ना तो ये 64% मुआवजा दे रहे किसान को, ना आबादियों की जो बैक लीजिए मेन समस्या है। जो किसान के नाम कट के अथॉरिटी के नाम जमीन चढ़ी हुई है वो वापसी किसान के नाम हो, वो रजिस्ट्री जो अथॉरिटी करेगी बैक लीज, वो अभी ये नहीं कर रहे हैं। रिलीज कर देंगे तो हाँ। फिर आप अपने हिसाब से हाँ। या बेचिए या बेचिए कुछ करिए। हाँ अच्छा। अब किसी गरीब के बेचारे किसान का कोई मामला फंस गया, बेटी की शादी करनी है, उसे 100 गज जमीन बेचनी पड़े, वो जमीन नहीं बेच सकता अपनी, कि उसमें नोएडा दर्ज है, और वो बेचता भी है तो उसके नाम FIR दर्ज हो जाती है। कोई पार्टी उसे कहती है तेरे तो हमारा नाम मुटेशन ही नहीं हो रही, इसमें तो नोएडा दर्ज है। वो बेचारे गरीब किसान को जेल भेज देते हैं वो लोग। हमारे गाँव में हुआ प्रकरण ऐसा ही, लोग गए जेल में, उन्होंने अपनी ज़मीन किसी को बेच दी थी, वो सूदे किसान थे, उन्हें पता नहीं था। वो पार्टी जो थोड़ी सी ताकतवर थी, उन्होंने कहा भी तो हमारे नाम ज़मीन नहीं आ रही है, वो नोएडा अथॉरिटी ने तोड़ दी। अब वो बेचारे गरीब आदमी, उन्होंने कहा भी अपने पैसे वापसी ले लो। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो ज़मीन के बदले में ज़मीन चाहिए। वो अपनी घर की ज़मीन क्यों देगा भाई? आपने जिस पर सौदा करा वो लो। अब उस चक्कर में उस किसान को बेचारे को जेल जाना पड़ा, और वो बेचारा जब तक मुकदमे में फंसा रहा, जब तक वो बेचारा शहीद नहीं होगा। अपाहिज किसान था वो, उसके 2 पैर खराब थे। ये लोगों ने यहाँ पीड़ा झेली है। और ये नोएडा के 81 गांव की इतनी बड़ी समस्या है। मतलब यहाँ दिल्ली के नज़दीक, हम राजधानी के पास रहते हैं, लोग सोचते हैं नोएडा का जब नाम आता है भाई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, सैमसंग कंपनी है, वीवो कंपनी है, और हमारे यहाँ के युवाओं का रोज़गार नहीं है कंपनियों में। क्यों? हमने ज़मीन तो दे दी हमारे बड़े बूढ़ों ने भी, चलो हम आने वाली पीढ़ी हमारे यहाँ रोज़गार करेंगी, यहाँ अच्छा शहर बसेगा, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा में जाएंगे। यहाँ उल्टा हो रहा है हमारे साथ में। यहाँ पर बोर्ड लगाए गए हैं 100 किलोमीटर के अंदर तक का या 200 किलोमीटर के अंदर तक का यहाँ बच्चा नहीं लगेगा नौ रोज़गार पे। मतलब ज़मीन हमारी है, जहाँ हमारे बड़े बूढ़े काम करते थे, आज वहाँ रोज़गार है तो आज हम रोज़गार नहीं मिलेगा हमें। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी। और जब उद्योग लगा था, जब ये कहा गया था 40% रोज़गार यहाँ के लोकल बच्चों को लगेगा, ये हमारे करार थे अथॉरिटी से। आज इस पर नोएडा अथॉरिटी कोई काम नहीं कर रही है, कोई भी कंपनी हमारा बच्चे को नहीं ले रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और हमारे बच्चे फिर कहीं ना कहीं, आपने देखा होगा ग्रेट नोएडा में, आगे देखा होगा, गलत रास्ता पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? वो मजबूरी में पकड़ते हैं। अगर उन्हें रोज़गार मिलेगा, वो अच्छी शिक्षा मिलेगी, उन्हें काम मिलेगा, तो वो गलत रास्ते पे क्यों जाएंगे? वो अपने काम करेंगे वो। तो नोएडा में सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या यही रही है। यहाँ ज़मीन जो अधिग्रहण हुई हैं वो गलत तरीके से हुई हैं। आज भी नोएडा में ज़मीनें जो हैं अथॉरिटी के नाम है। शिफ्टिंग पॉलिसी का इन्होंने 2017 से पहले भेज रखा है, आज तक शिफ्टिंग पॉलिसी आई नहीं है। जो ज़मीन जैसे यहाँ पे बिल्डर को अगर चलो अलॉट हो भी गई, तो अगर शिफ्टिंग पॉलिसी होती है, मुझे बातचीत करके भी कहीं और बैठा देते, भी शायद ये ज़मीन यहाँ उद्योग लगेगा, आप यहाँ ज़मीन ले लो। ऐसे ही कई प्रकरण ग्रेट नोएडा में लंबित पड़े हैं। 200 से ज़्यादा प्रकरण ग्रेट नोएडा में, जहाँ किसानों ने अपनी ज़मीन उद्योग के लिए दे दी है, और वो शिफ्टिंग पॉलिसी के कारण उनके नाम ज़मीन नहीं हुई है आज भी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, सभी पार्टी इसमें अपना किस्मत आजमा रहे हैं, तो नोएडा विशेष के लिए क्या ये मुद्दा है जो आप बता रहे हैं, क्या पार्टी के तमाम राजनीतिक दलों के उसमें मैनिफेस्टो या कहीं भी ये मुद्दा बना है कि नहीं, कि ये इस समस्या का समाधान किया जाएगा? हाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
आम आदमी पार्टी के जब भी पीछे धरने चले थे नोएडा अथॉरिटी पर, आदरणीय संजय सिंह जी जो राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ये मुद्दा उठाया सदन में। और जब ये मेरा मकान टूटा था उस समय आदरणीय श्री सुंदर सिंह नागर जी राज्यसभा सांसद थे समाजवादी पार्टी से, तो उन्होंने ये मुद्दा किसानों का, मेरा मुद्दा खुद राज्यसभा में उठाया था। उस समय वो समाजवादी पार्टी में थे। उन्होंने कहा भाई नोएडा में बहुत बड़ी समस्या है और इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और आज शायद वो बीजेपी में चले गए, एक अलग बात है। और यहाँ जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, जब यहाँ धरना चल रहा था तो उन्होंने फ़ोन पे यहाँ किसानों के बात की। उन्होंने कहा ये मुद्दा चुनाव के लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी आप इस बार हमें जिता के भेजो और हम आपके जितने भी मुद्दे किसानों के वो सारे हम सॉर्ट आउट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर 3 सरकारें बनी और कहीं ना कहीं सपा के साथ ये लगा होगा भाई गौतम बुद्ध नगर से उनका आज तक भी कोई विधायक नहीं बना है। बसपा के 3 विधायक थे 2007 में, सांसद भी बसपा के थे बहन जी के, और उसके बावजूद भी जब यहाँ सपा सरकार प्रदेश में आई तो 2012 में यहाँ पर उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। शायद मुख्यमंत्री की नाराज़गी रही होगी, तो फिर भी उन्होंने यहाँ कोई विकास का काम नहीं रोका अखिलेश जी ने। ये रोड सीवर जो आप देख रहे हो सब ये अखिलेश सरकार में बने थे। पानी की लाइन, रोड, ये जो मेट्रो अभी पीछे बता रहे थे ना वो धीरेन्द्र ठाकुर जी विधायक जी, ये योगी जी रिबन काट गए, वो शायद भूल गए, वो रिबन काट गए, वो बनाई अखिलेश यादव ने थी। वो उन्होंने पहले सोच ये थी भाई अगर पूर्व का मुख्यमंत्री बनेगा, अगर यहाँ पर सपा सरकार बनेगी प्रदेश में तो यहाँ विकास के काम रुक जाएंगे। पर जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे तो यहाँ एक भी काम नहीं रुका। उन्होंने सारे काम थे वो सब करवाए, फ्लाईओवर बनवाए, एलिवेटेड रोड बनवाए, मेट्रो बनवाई, और गाँव के जो विकास थे वो भी अखिलेश यादव ने करे। और गाँव की जितनी आबादी थी उन्होंने किसी को नहीं छेड़ा 5 साल। उन्होंने कहा जो किसान जहाँ बसाओ वहीं बसे रहने दो। और इस सरकार में 3 विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, सब कुछ बीजेपी के हाथ में। और यहाँ 5 साल में इतने धरने चले हैं, इतने धरने चले हैं शायद कहीं नहीं चले होंगे। आप नोएडा का इतिहास उठा कर देख लो, पिछले 5 साल में जब तक बीजेपी सरकार है 4 बार मुख्यमंत्री आ चुके हैं, यहाँ किसानों से मीटिंग कर चुके हैं, पर समस्या का समाधान नहीं किया उन्होंने, एक का भी समाधान नहीं किया। यहाँ पर इतना दुर्भाग्य, लोगों में इतना आक्रोश है। ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, चुनावी मुद्दा जो है। पहले पंकज सिंह यहाँ नोएडा सीट मानते हैं सुरक्षित बीजेपी की, बोलते हैं भाई बीजेपी में कोई भी खड़ा हो जाएगा जीत जाएगा। ये हमारे रक्षा मंत्री के बेटे हैं, बड़े एजुकेटेड हैं, ये सैटरडे संडे मिलते हैं ऑफिस में, बाकी मिलते भी नहीं है जनता से। और यहाँ की समस्या का समाधान अगर ये चाहते तो एक दिन में करा देते। पावरफुल आदमी थे, शासन में इनकी पूरी पावर थी, पर इन्होंने किसानों के बारे में नहीं सोचा। उसका हार जाना ये है, 2 बार के हारे हुए विधायक सुनील चौधरी 2 बार हार चुके हैं प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से। आज उनका जनाधार इतना मजबूत है यहाँ पर। आज जो राजनाथ सिंह के लड़के, जैसे यहाँ गुजरों के गांव में तो गुजरों के मंत्री को बुला रहे हैं, कभी सुंदर सिंह नागर जी को बुलवा रहे हैं भाई गुजरों से वोट दिलवाओ, कभी अशोक कटारिया परिवहन मंत्री उनको बुलवा रहे हैं गाँव में। क्यों? ये गाँव में वोट मांगने खुद नहीं जा सकते, लोगों का इतना विरोध इनके खिलाफ में है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा। जब जो सबसे सुरक्षित सीट है बीजेपी की आज वो खतरे में है, तो इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा, आप बताओ। अच्छा, ये जो आपके हाथ में कागज़ वगैरह है, इसमें क्या है, आप क्या बताना चाह रहे थे अभी कुछ देर पहले? ये मेरा मकान था जो तोड़ा था। अच्छा, मैं वो फोटो दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। ये गांव का रास्ता है अंदर जो इन्होंने बंद कर दिया, ये रोड सी और पानी है, सब चीज़ें हैं। अच्छा। हाँ, ये सारे तमाम पेपर हैं जो यहाँ पे इन्होंने बनाए थे। ये देखिए गली, जो इस गली में हम खड़े हैं, ये सामने जहाँ गाड़ी खड़ी यहाँ पे हम खड़े हैं फिलहाल में, ये घर के लिए रास्ता था, रोड सीवर पानी सब चीज़ पूरा विकास हुआ पड़ा था, काफ़ी मकान बने हुए पड़े थे। और ये सब चीज़ें, ट्रैक्टर हमारा था, भैंसें गायें, ये जानवर रहते थे हमारे। और ये पीछे को मकान आप देख रहे हो, जानवर, ये वो सामने मकान है ये रहा, ये जानवर हमारे बंधे हुए थे। मतलब सब चीज़ें, मीटर बिजली के कनेक्शन हैं, ये सारी चीज़ें, तमाम पेपर मेरे हाथ में ऐसे भी हैं अलग जो हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मास्टर प्लान में कुल 17 प्लॉट थे यहाँ सेक्टर 27 नोएडा में। इन्होंने ये प्लॉट बढ़ाकर पहले तो किए 21 और फिर कर दिए 22। ये नक्शा देखिए जो दिख रहे हैं, इस प्लॉट में हम खड़े हैं। ये बहुत पुराना नक्शा है गांव का, और ये रास्ता ये रहा, ये 2000 से पहले का नक्शा है, सन 2000 का। और ये आबादी हमारी बनी हुई है, ये कमरे दिखा रहे हैं, पिताजी का नाम है चाहतराम, ये ओमवीर चाचा है हमारे। ये पूरा ये शनि मंदिर आ रहा है यहाँ पे। ये जब तक बाहर का रोड भी नहीं बना था, ये उस समय का नक्शा है, ये बाहर वाला रोड भी नहीं था, उस समय का नक्शा है। ये बहुत पुराना गांव का नक्शा है, 2000 का नक्शा है। और जब हमारी यहाँ आबादी बनी, जब से हम बसे हुए थे, सारे प्रूफ है हमारे पास में। बिजली का कनेक्शन हो, जब गांव में पहली बार लाइट आई थी 97 में 98 में, उस समय की पर्ची हमारे पास बिजली की है। वो सारी चीज़ें तमाम हमारे पास पेपर हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। क्या है ये? श्रीमान जी से ये है बोर्ड मीटिंग में जो पास हुई थी, आबादी प्रार्थी की पुश्तैनी आबादी को देखते हुए से छोड़ने की कृपा करें। 180 बोर्ड मीटिंग में 6 प्रति सहित हमने सारा कुछ दिया है इन्होंने। नक्शा 11 अभी सारे पेपर है इसमें। और मतलब ये अकेले मेरी समस्या नहीं है, ये पूरे नोएडा के तमाम गाँवों की समस्या है। ये वो
टिप्पणी है जो 180 बोर्ड मीटिंग की थी, जिसमें साफ साफ लिखा था 606 ये खसरा नंबर हमारा है, पर ग्रामीण आबादी निर्माणीय विद्यमान पाया गया है। अच्छा, मतलब बोर्ड मीटिंग में ये साबित हुआ? हाँ, ये नेवाड़ा के पेपर है, मेरे नहीं है ये। ये आधिकारिक पत्र है? ये आधिकारिक पत्र है। और उसके बावजूद भी इन्होंने मकान तोड़ दिया। अब आप बताओ, जब इनके एक साक्ष्य मानते हुए, ये देखो ये ना 2011 31/12 पूरा सारा लिखा हुआ है, 21 दिसंबर 2011 के अनुपालन के ग्रामीण आबादी के विज्ञापन किया जाता है कि ग्रामीण आबादी स्थल विनियमावली हेतु आबादी विनियमावली में निर्धारित वर्तमान प्रतिमाओं के अनुरूप नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई किए जाने एवं खसरों से विद्यमान आबादी का केस टू केस प्रश्न आधार कर मूल काश्तकारों के पक्ष में आबादी भूमि की लीज बैक किए जाने हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त किए जाने का प्रावधान 5A की कमेटी द्वारा किया गया है। बताओ, ये माना इन्होंने खुद ने। यानी कि उन्होंने कहा कि जो आबादी क्षेत्र है वो बैक लीज किया जाए, यानी कि वो जिसका ओरिजिनल मालिक जो है उनको वापस वो जमीन दी जाए। अच्छा, मैं तुम्हें खतौनी दिखाऊंगा, इसमें दादा के नाम से आबादी दर्ज है हमारे। अच्छा, और पेपर इसमें है। एक मिनट, पेपर भी काफ़ी है। हाँ, ये रही आ गया। ये देखिए, ये खतौनी है पुरानी, ये 2001 की है। अच्छा, हाँ, ये परिवार रजिस्टर है। एक सेकंड में निकाल रहा हूँ वो भी। हाँ निकले आराम से। ये बिजली की रसीद है पुरानी, जब गांव में लाइट आई थी पहली बार, ये उस समय की रसीद है। 1998। अच्छा, हाँ, 7/4/1998 की रसीद है ये, जब से हमारे यहाँ बिजली का कनेक्शन है। ये पात्र अभी हम यहाँ पे आबादी, ये पात्र डीएम साहब ने माना 7/4/1998 का बिजली की रसीद है ये। डीएम बीन सिंह जब ये रसीद देखी, उन्होंने कहा भाई आप गलत कर रहे हो, इनको ज़मीन देनी चाहिए। जब अथॉरिटी बैकफुट पाई, उन्होंने कहा भी ठीक है कमेटी बैठाएंगे, आज तो कुछ नहीं हुआ। ये सारे बिजली के बिल हैं हमारे पुराने, ये 2001 का बिजली का बिल, ये सारे तमाम पेपर हैं, तमाम सबूत हैं। और आपका ये पुराने फ़ोटो उस समय के 2002 जब अधिग्रहण हुआ था उससे पहले फ़ोटो, शादी के फ़ोटो हैं, यहाँ सिस्टर की शादी हुई थी हमारे यहाँ। तमाम चीज़ें हमने सुंगा के रख रखी हैं, सारे पेपर थे एडवांस से सारे हमारे पास में सारे। ये पुराना मकान का फ़ोटो है। एक सेकंड सर, और इसमें मैं आपको खतौनी और दिखा देता हूँ। अच्छा, ये इधर हम लोग चलते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि एक बार आप हमें बताइए कि इसकी मौजूदा स्थिति क्या है आपकी इस प्लॉट की? मौजूदा स्थिति ये है, इन्होंने हमसे मीटिंग करके ये कहा भी हम आपको कहीं और ज़मीन देंगे और आप ये कब्जा हमें दे दो। किसने कहा? अथॉरिटी ने। हाँ, हाँ। उस समय कोरोना काल था और हम डरे हुए भी काफ़ी थे, भाई कोरोना में क्या करें, कैसे करें, ना तो आंदोलन हो सकते, ना लड़ी जा सकती, अब इसमें क्या किया जाए। तो इन्होंने फिर हमसे एक समझौता करके भाई ठीक है हम आपको ज़मीन दे देंगे, आप फिलहाल में ये कब्जा हमें दे दो। हम पे ऊपर से प्रेशर है, जो सीओ मैडम थी उन्होंने कहा भी ये मुख्यमंत्री के आदमी हैं योगी जी के, और कहीं ना कहीं आपको देना पड़ेगा, नहीं हम ज़बरदस्ती ले लेंगे। हमने कहा ठीक है जी, आप हमें ज़मीन दे दो, हम आपको ये कर देंगे। इन्होंने कहा ठीक है। उसके बावजूद हमने इन्हें यहाँ कब्जा भी मतलब टेम्परेरी दिया है, इन्होंने बाउंड्री कर ली, हमने अपनी ये झोपड़ी यहाँ से नहीं हटाई है। हमने कहा जब तक हमें ज़मीन नहीं मिलेगी हम झोपड़ी अपनी यहीं रखेंगे, ये चूल्हा बना चल रहा है यहाँ पे, और मतलब जब से हम यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक हमें पूरी ज़मीन आप नहीं दोगे, ज़मीन नहीं दोगे, जब तक ये झोपड़ी हमारी यहीं पे रहेगी। और जब से ही हम यहाँ पे हैं हमने ये कब्जा नहीं छोड़ा है, जब से ही 2018 से जब ये मकान टूटा है, जब से झोपड़ी हमारी आंदोलन के तहत बनी हुई थी, आज भी यहीं पे बनी हुई है। वहाँ पर ओपड़े उपड़े पात रखे हमने, वहीं पर बिटवाड़ा वगैरह सब चीज़ें टूटा हुआ है, जंगल काफ़ी खड़ा हो गया है। पेपर तो दूसरे वाले तो माता जी हमारी जी। ये टुकड़ी। ये पकड़ो। ये सारा जो है ये है वो पेपर दादरी तहसील का, जिसमें परिवार रजिस्टर है ये, इसमें सारे पेपर हैं। आप आ जाओ, मैं आपको एक 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। इधर हाँ, ये तो ये प्लॉट का नक्शा है, ये रहा, ये हमारा है चाहतराम। ये उस समय छोड़ रखा था, 18 नंबर प्लॉट है। ये पीछे अथॉरिटी ज़मीन पड़ी है खाली, जिसमें 19 नंबर कुछ लिखा हुआ है। ये हमारी आबादी है चाहतराम, जिसमें लिखा हुआ है ये रहा। ये 3 प्लॉट ये हैं जो आगे बिल्डिंग खड़ी हुई हैं। ये रास्ता अंदर गाँव के लिए जा रहा है। ये पुराने मकान के हमने फ़ोटो करवाए थे। और भी फ़ोटो, ये सैटेलाइट वो है नक्शा। ये शनि मंदिर है, गोल चक्कर जहाँ से हम आए थे
और यहाँ से आकर ये रास्ता अंदर गया था काम के लिए। ये मकान था सारा, ये जो मकान की ये जहाँ हम खड़े ये है वो जगह है जिसमें पूरा ये मकान सब बने पड़े हैं। ये सैटेलाइट गूगल से रिकॉर्ड गए थे सारे पेपर। ये रास्ता अंदर गांव के लिए गया है, ये पूरा गांव का है। ये सीवर लाइन वगैरह सब भैंसें बंधी हुई हैं। ये अंदर मकान के फ़ोटो थे। परिवार रजिस्टर है। ये नक्शा 11 है जिसमें ये बताया गया भी हमने अपना प्रतिकर नहीं लिया है। नक्शा 11 में पता लगता है भी इस खाते में से किसने पैसा लिया नहीं लिया है। इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, ये चाहतराम सन ऑफ लिखीराम दादी, हाँ दादा नाम लिखीराम है। इसमें साफ साफ लिखा हमने अपना प्रतिकर नहीं लिया हुआ। ये नक्शा 11 की रिपोर्ट है जिससे ये साबित होता है भी हमने मुआवजा अपना नहीं लिया है। ये 1991 में दादा के नाम से आबादी दर्ज है। 1991 में ये रहा, ये खाता नंबर है। ये रहा सरदानंद लिखीराम। सरदानंद हमारे दूसरे बाबा के थे, उन दादाजी ख़त्म हो गए थे। और ये लिखीराम के नाम से इसमें आबादी दर्ज है, साफ साफ लिखा हुआ। मंदिर 4 दीवारी में प्रांगण में आबादी दर्ज है। ये पूरा ये सरकारी पेपर है तहसील के 91 में, जबकि ज़मीन 2002 में अधिग्रहण हुई थी। ये 2001 की है जिसमें पिताजी के नाम से आबादी दर्ज है। ये सारे सरदानंद, श्रीराम, चंद्रपाल, चाहतराम, भीम सिंह, ओमवीर, इसमें भी आबादी दर्ज है। ये लिखा ना आबादी, इतने बड़े हिस्से में ये आबादी है, ये लिखा हुआ बाकायदा। ये सरकारी पेपर 2001 का तहसील का। जमीन अधिग्रहण हुई हमारे 2002 में। हम उससे पहले ही हमारे सारे वो हैं। ये टिप्पणियाँ कोटी जो मैं अभी बता रहा था, वो 100 बोर्ड मीटिंग के पेपर जो हैं 180 बोर्ड मीटिंग में जो माना गया था, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था। भाई ये आबादी है इसमें, और इनकी बैकलीज करी जाए 5 एकड़ करके। सारे सबूत हैं, सब कुछ है, फिर भी। अच्छा, बस अब ये हम जानना चाह रहे हैं कि अब इसका क्या समाधान है, कैसे ये चीज़ पूरी समस्या का आप देखते हैं सोल्यूशन कैसे हो पाएगा? इन्होंने भाई ये ज़मीन जो है किसी बिल्डर को लॉट कर दी है, दे दी है ऑलरेडी, दे दी। हाँ, और ये बता के दिए भाई शायद हम तुमको ज़मीन कहीं और दे देंगे और शायद यहाँ कोई फैक्ट्री बनेगी तो आपके यहाँ लोग रोज़गार करेंगे, आपके बच्चों को रोज़गार मिलेगा। अब हमने कहा भाई जब जो ऑलरेडी यहाँ कंपनियाँ बनी हुई हैं वहाँ हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं दे रहे, वहाँ बोर्ड लगा दिए गए 100 किलोमीटर दूर का बच्चा नौकरी करेगा, तो इसका क्या साक्ष्य रहेगा भी हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा? हम तो ये चाहते हैं, जो गलती करी अधिकारियों ने करी, किसी को घर को अलॉट करना गलत बात है। यहाँ मुद्दा नोएडा में घर बचाने का है। आप ज़मीन कहीं और अलॉट कर दो इसको, बिल्डर को, हमारी ज़मीन वापसी दे दो हमें। हम तो यही कहेंगे भाई ये प्लॉट कैंसिल करके, काफ़ी पहले प्लॉट कैंसिल हुए हैं ऐसे नोएडा में। अगर कोई ज़मीन गलती से लॉट हो गई है तो सरकारों ने सुना है, वो कैंसिल करके बिल्डर को या तो उसके पैसे वापसी कर दिए गए या उसको प्लॉट दे दिया गया। आपने देखा होगा जो बिल्डर है अभी, यूनिटेक बिल्डर जो है, उसकी सारी ज़मीन ऐसी पड़ी है, वो नीलामी में जा रही है। कई बिल्डर यहाँ नीलाम हो चुके हैं जो ज़मीनें छोड़ कर जा रहे हैं, प्रोजेक्ट छोड़ कर जा रहे हैं, और ये भी कुछ नहीं कर पाया इसमें। आज तक कब्जा इसका नहीं हो पाया, पूरा कब्जा आज भी हमारा है। और बस कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने कंसीडर टू अथॉरिटी के लिए बोल दिया था। अच्छा, जो ये सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ आदेश हैं कुछ बिल्डिंग यहाँ पे गिराने के लिए? वो 93 में है। 93 में इन्होंने क्या किया, जो सुपर टेक बिल्डर था उसने जो एरिया फ्लैट बना के, एक एरिया चाहिए था भाई पब्लिक को भी, इतना पार्क रहेगा, इतना स्पेस रहेगा, अगर कोई आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड के लिए, गाड़ी के लिए एक स्पेस चाहिए भाई, इतने बड़े लोग रह रहे हैं एक सुविधा के अनुसार। तो उसने जो स्पेसिस ज़मीन थी उसमें वहाँ फ्लैट खड़े कर दिए लालच में, सुपर टेक बिल्डर ने। उसके विरुद्ध जो अलॉटी थे उन्होंने जो पहले से ले रखे भाई, उन्होंने कहा भाई ये तो नियम के बाहर है। उन्होंने कहा भाई शॉर्टकट अधिकारी से ठीक ठाक चल रही है, आप मेरा करोगे क्या? तो उसमें उन्होंने 22 मंजिला इमारत वहाँ फ्लैट बना दी 93 में। फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में वो जज बेचारे बढ़िया थे, उन्होंने आदेश किया ये तत्काल प्रभाव से सारे फ्लैट तोड़े जाएँ और ये ज़मीन खाली करी जाए। जब तक उसमें कुछ बाहर के लोगों ने, गरीबों ने, जैसे भी बिना मकान बेचारे ने बुक करा रखे थे, वो फंस गए। काफ़ी लोग वहाँ पर किसी गलती से फंसे, सिर्फ नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के लालच की गलती से। ये लोग अपने करोड़ 2 करोड़ के चक्कर में जनता का इतना नुकसान करते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ के किसान परेशान नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जिन लोगों ने फ्लैट यहाँ बुक करा रखे हैं, चाहे वो यूनिटेक बिल्डर में फंसा हुआ है बेचारा गरीब आदमी, या किसी और बिल्डर में फंसा हुआ है। आप देखो कितने प्रोजेक्ट यहाँ बंद पड़े हैं, जेपी के आगे जाकर देखोगे कितने यहाँ प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं, जिन लोगों को आज तक अपने घर नहीं मिल पाए, और जो यहाँ के लोकल लोग वो भी परेशान हैं। यहाँ ये सबसे बड़ा मुद्दा यूँ है, जो बाहर के लोग हैं जिन्होंने फ्लैट लिए हैं वो भी बेचारे परेशान हैं, और जो यहाँ के लोकल गांव के लोग वो भी परेशान हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ है। बिल्कुल, आप
तमाम मौक़ों पे आप देखते होंगे कि नोएडा से जुड़ी ऐसी बहुत सारी खबरें आती हैं कि जो ख़रीदार हैं वो भी परेशान हैं। बहुत सारे मामले कोर्ट में चल रहे हैं। जिन्होंने ज़मीनें बेची हैं वो भी परेशान हैं, उनको मुआवजा सही से नहीं मिल रहा है। लोगों का ये कहना है कि एक तरीके से ये अंधाधुंध का विकास का मॉडल, और दूसरा क्या है कि कई सारे अधिकारियों के मिलीभगत या जल्दबाजी में पैसे कमाने या रिश्वत लेने के चक्कर में ऐसे बहुत सारे मामले हमें देखने को मिल रहे हैं। यादव सिंह थे, जांच पड़ी, करोड़ों करोड़ों लिखड़े। मैं कह रहा हूँ यादव सिंह अकेले नहीं थे। अगर सही से प्रकरण में सन 2000 के बाद में यहाँ अधिकारियों की जांच कर ली जाए, जितने अधिकारी यहाँ आए थे सन 2000 से और अब तक 2022 तक, उनके जांच कर ले। यहाँ जो नोएडा अथॉरिटी में पियोन ना चपरासी है, उसका भी सेक्टर के अंदर प्लॉट मिलेगा आपको। और इन अधिकारियों की 20 साल के अंदर जांच कर ली जाए ना, इनका पता लग जाएगा इन पर कितने करोड़ों करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गई है। बिल्कुल, देखिए ज़मीन एक बहुत ही संवेदनशील इशू होता है। आप किसी की कोई सालों से रह रहा है, उसको तुरंत यहाँ से निकालने के लिए वो ऐसे तब तक नहीं जाएगा जब तक आप उसको उचित मुआवजा नहीं देंगे या उसके भविष्य का भी समाधान करें। भाई हमारे पास ये आबादी है, इसके अलावा हमारे पास गांव में और कोई मकान नहीं है बसने के लिए, और तो हमें तो फिर मकान के बदले में मकान चाहिए ना। भैया हमारी आबादी, हमारा घर है, आपने तोड़ दिया, हमें चाहे तो ये ज़मीन वापसी करो, आप अपना बिल्डर को कहीं और भेज दो। इसका बिल्डर से इससे कोई लगाव नहीं है। बिल्डर को तो अपना धंधा करना है, कंपनी को तो वो अपनी फैक्ट्री कहीं भी लगा लेगा। इसमें मेरा 3 पीढ़ी का, मेरा आत्मा का बसाव, क्योंकि मेरे दादाजी यहाँ रहे, मेरे पापा यहाँ रहे, हमारा बचपन यहाँ रहा, भाई बहनों का, तो हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो हम ये चाहेंगे भी हमारी ज़मीन जब इतनी पुश्तैनी है या हमारी कई पीढ़ियाँ आ रही हैं, तो हम भी चाहते हैं हम भी यहीं रहें। बिल्डर को तो आप कहीं भी लौट कर सकते हो, तो यह हमारी भावनाएं भी जुड़ी हो रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं ज़्यादातर ज़मीन जो जहाँ किसान बसा हुआ है वो वहाँ बसा रहे। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट कोई बात है तो उस किसान को सही ज़मीन बदले में देवें और उसका जो हाँ लागत लगी वो दें और उसके नाम ज़मीन वापसी करें, तो वो चलता है। अनाधुंध नहीं चलता। लाए पुलिस भेजी, लाठी ठाक के बंद कर दिया, हमको ठाक जेल में भेज दिया गया। मैं, मेरी घरवाले, हम सारी फैमिली ठाक है। पुलिस ने सुबह सुबह डंडे बजा के भेज दिया। बच्चे यहाँ मकान में बंद रहे, सारा मकान सारा सामान तोड़ दिया घर का। ये भी नहीं देखा कोई बच्चा अंदर है नहीं है। इतनी तानाशाही योगी सरकार में। ये कहते हैं भाई योगी का बिल्डोजर भूमाफिया में चलता है। मैंने आपको सारे पेपर दिखाई है, अपने खतौनी दिखाई है, मैं कितना बड़ा भूमाफिया हूँ। मेरी जाँच करवाई योगी सरकार, बताइए मुँह पर कितने मुकदमे, मैंने कहाँ लूट करी है, मैं कितना बड़ा भूमाफिया हूँ, मैं कौन सी पार्टी का सदस्य हूँ जो इन्होंने मेरा घर तोड़ दिया। मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरे पिताजी आज भी भैंस चरा के गुजारा करते हैं, अभी जंगल में गए, भैंसों को चुगाने गए हैं। मतलब हम इतने बड़े माफिया हैं। कहते हैं योगी का बिल्डोजर जो है माफिया पे चलता है, बिल्डोजर राज है। ये गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। बताओ, ये बैठी मेरी माताजी सदमे में आज बीमार हैं कि क्या बताओगे भैया। ये जो बिल्डोजर है ये तानाशाही का बिल्डोजर है और ये चुनावी मुद्दा बहुत बड़ा रहेगा। जनता जाग चुकी है। जिनके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहे, जो शिक्षा मित्र इन्होंने 3.5 लाख गेस्ट टीचर जो थे शिक्षा मित्र वो पक्के हो गए तो हटाए गए। भर्ती, पुलिस की भर्ती 69,000 लोगों की वो हटाई गई और आंगनवाड़ी महिलाएं थी वो हटाई गई। आप रोजगार दे रहे हो, छीन रहे योगी जी। आप मतलब प्रदेश में करना क्या चाहते हो? बिल्डोजर तानाशाही लट मार, बस यही रहेगा। भगवान कहता है, भगवान का असली जो पूजा होती है इंसान का कर्म होता है, सेवा भाव होती है। हम प्यार में रहें, एक दूसरे की मदद करें और जनमानस की सेवा करें, उनकी भी सेवा करें जो पशु ना बोलते हैं। और आज प्रदेश में क्या चल रहा है, आप सिर्फ राम नाम पे वोट लोगे। भाई राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बनवाया सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। आप कहते हो जी आपने बनवा दिया, आप कैसे बनवा दोगे भाई? पहले भी बीजेपी सरकार रही है, पहले क्यों नहीं बनवा दिया? सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा था, तथ्य सही थे, उन्होंने बनवा दिया। और सिर्फ मंदिर से ही काम नहीं चलेगा। ये रे हमारे मंदिर बनवा दो, गड्ढे मारे हैं। ये रे माता का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, आप मैं दिखाऊंगा। मैं पुराने मंदिर है, पुश्तैनी मंदिर है, इनका सौंदर्यीकरण करवा दो। पर ये नहीं है जहाँ वोट मिलेगी वहीं तुम मंदिर बनवाओगे। हर गांव में मंदिर है, हर गांव में मंदिर मिलेगा आपको जहाँ है। और धार्मिक स्थल है, धार्मिक भावना होनी चाहिए। हम भी भगवान राम को मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। जब मकान टूटा तो 24 घंटे भगवान ही दिमाग में रहते थे, भगवान ही बचाएगा जैसे बचाएगा। और आज उसी भगवान कसम खा कहते हैं, आज जो 5 साल प्रदेश की जनता ने झेला है, इतना दुष्टीकरण कर दिया, हिंदू मुस्लिम छोड़ो, ठाकुर गुजर कर दिया। यहाँ आए बोर्ड में, कॉलेज में, दादरी कॉलेज में एक सम्राट राजा मीर भोज जी, सबे पता भी गुजर सम्राट थे, बोर्ड लगे हुए हैं, सबने मान रखा है। आपका लेके अक्षरधाम मंदिर, प्रधानमंत्री आपकी तो थे अटल बिहारी वाजपेयी जो बोर्ड लगा के चले गए थे। और आप कहते हो वो गुजर शब्द हटना चाहिए, तो हम उद्घाटन में जाएंगे नहीं जाएंगे। मतलब 2 भाइयों को आप लड़ाना चाहते हो, गुजर ठाकुर को। आप भूल गए हो हम वही गुजर खानदान है जिन्होंने पन्ना धायना अपना बेटा देकर ठाकुर वंश बचाया था। इतना प्यार था हमारे अंदर, आप नफरत का बीज बो रहे हैं। पहले आपने 2017 में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला, अब गुजर ठाकुर का खेल रहे हो। क्या तरीका है?
आप जहाँ यादव बच्चे मिलते हैं, जितेंद्र यादव हमारा गोली से मार दिया गया यहाँ पथरा गांव के बाहर, कितने मुकदमे हुआ बताओ। सुमित चट्टा बेचारा गुजर थाने में मार दिया गया, कितने मुकदमे उसमें बताओ हमें, कितना बड़ा माफिया आया। ये ऐसा नहीं चलेगा। हमें ये बता दो ना, आपने कितने बड़े माफियाओं का एनकाउंटर करवाए बता दो हमें। आप कहते हो हम हिंदूवादी है, मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे, बताओ कितने एनकाउंटर करवाए मुसलमानों का आपने हमें। अरे खाम की फर्जी पड़ने की बात कर रहे हो, भाईचारा बिगाड़ रहे हो। ये देश की जनता, प्रदेश की जनता जान चुकी है। और असली मुद्दे ये हैं, नोएडा के अंदर घरों के मुद्दे हैं। पूरे देश जहाँ महिलाएं, माता, बहनें, उसमें कोई जातिवाद नहीं थी, उसमें ठाकुर भी थे, गुजर भी थे, यादव थी, नोएडा के तमाम लोग थे। और वो नोएडा अथॉरिटी 124 दिन बैठे, 10 दिन 13 दिन भूख हड़ताल में बैठे, फिर भी लोग सुनवाई नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा किसान की आबादी का, किसान के उचित जो 64% का मुआवजा है उसका, 10% का मुआवजा जिला गौतम बुद्ध नगर का है। बाकी किसानों की सारी समस्या किसानों की इस प्रदेश में है। गन्ने का भुगतान, अभी पीछे टिकैत साहब के साथ में थे गन्ना मंत्री जी, टिकैत साहब ने एक ही बात पूछी गन्ना मंत्री जी से, सब छोड़ दो, ये बता दो आप गन्ना मंत्री हो, आपका भुगतान हुआ नहीं हुआ गन्ने का, बस अपना ही बता दो। वो अपना भी नहीं बता पाई सरकार में। तो बताओ, जो मंत्री अपना खुद का गन्ने का भुगतान ले सकता हो, वो जनता का क्या कराएगा। क्यों? वहाँ तो दलाली चल रही है, बस पैसा, जनता टैक्स लूटो बस। इतने मोटे मोटे टैक्स ला दिया। गरीब आदमी कैसे तैसे मोटरसाइकिल ले हुए, उस पर 5,000 का चालान, 10,000 का चालान। अरे बाई चांस लाइसेंस घर भूल गए होएगा, कोई बात होगी, कहीं जाना पड़ जाए इमरजेंसी, इतने वो 100 रुपये का चालान, 1,000 रुपये का, 1,000 का चालान, 10,000 रुपये का। मतलब इतने मोटे टैक्स में जनता का खून चूसना चाह रहे हो भाई देश में? करना क्या चाह रहे हो तुम? बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति आज मालामाल हो गए। BSNL सरकारी संस्थान, मतलब कुछ तो मिल रहा हो उसे पैसे, BSNL है वो घाटे में चलेगी। अंबानी जैसे लोग रिलायंस जियो सिम ला के फ्री बांट के, वो फ्री दे के आज फायदे में चल रहा है। BSNL कुछ तो पैसे लेती होगी, वो नुकसान में चलेगी, वो तुम बेच रहे हो भाई। सारे सरकारी संस्थान क्यों बेच रहे हो हम बताओ ना। ऐसी क्या आफत आ रही है? बैंकों की हालत देख लो, किसी भी जाके किसी भी लॉबी में आप जाके देख लो। रेलवे ट्रैक ये बेच रहे हैं, अडानी दे रहे हैं अपने दोस्तों ने, अंबानी दे रहे हैं, एयर इंडिया बेच दी रतन टाटा है। भाई क्यों बेच रहे हो? अरे तुम्हारे पास सरकारी तंत्र चलाना बस की नहीं है तो हट जाओ ना सरकार से। पहले वाले नहीं चलाने, तो कांग्रेस वाले नहीं, उन्होंने कम से कम वो कैसे से उन्होंने देश की धरोहर बेची तो नहीं, उन्होंने देश भूखों तो नहीं मरने दिया। उन्होंने कोरोना काल में क्या हालत हुई देश की बताओ आप। देश में ऑक्सीजन तक नहीं मिली, तो आप वादे कर रहे हो चांद तक पहुँचने के, अभी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हवाई बातें नहीं चलेंगी, आपकी कागजी फिल्म नहीं चलेगी। आप कागज में बहुत कुछ लिखते हो, बहुत कुछ बोलते हो, भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जमीनी स्तर पर क्या होता है? सब जीरो ग्राउंड है। ना तो पश्चिम में हिंदू मुस्लिम होएगी, और ना ही उत्तर प्रदेश में ठाकुर गुजर होएगी। जिला गौतम बुद्ध नगर में चुनाव एक तरफा है इस समय, और इस समय जो चुनाव है वो विकास की तरफ है, दोहरीकरण की तरफ बिल्कुल नहीं है। अपने कर्मकांड ठीक कर लो, और जनता जो चाहती है वो विकास चाहती है, अपने मुद्दे चाहती है, युवा रोजगार चाहते हैं, बच्चों को शिक्षा चाहिए। आप पता नहीं देश को प्रदेश को कहाँ ले जा रहे हो भाई। अच्छा, ये बताइए कि जैसे हम लोग चलते हैं आगे, आप ये भी बता रहे थे कि जिस तरीके से आपकी ज़मीन यहाँ पे तोड़ी गई है, वैसे और भी मामले हैं, तो वो कहाँ पे हैं? वो थोड़ा सा हम लोग को चल के दिखाइए, क्योंकि अच्छा गांव में एक मूर्ति लगी हुई पीछे, मैं अभी वो दिखाता हूँ। वो भी उसमें जहाँ पार्क बनना था, वहाँ पार्क में किसी बिल्डर को बेच दी पार्क की जमीन, और जो गांव की आबादी थी, पुरानी मूर्ति लगी हुई है बाबा की, उसमें पार्क बना दी इन लोगों ने, वो भी दिखाऊंगा। उस केस में लोग जेल भी गए जो है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने जो सारी बातें हमसे की है, बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि आप राजनीति से प्रेरित हैं और सरकार के खिलाफ बोलना चाह रहे हैं बस। नहीं, हमने कहा बसपा सरकार आई, उन्होंने नियम बना के गई, हमने सिर्फ योगी की वो नहीं कर रहे, हमने तो बोला तीनों सरकारें आई भाई, बस अखिलेश सरकार में ये रहा, उसने किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं। क्यों? शायद उन्हें ये नाराज़गी रही होगी कि वो यहाँ से उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। तो हम तो तीनों के लिए बोल रहे हैं ना जी, हम तो 2002 की बात कर रहे हैं ना, सन 2000 से लेकर अब तक की 20 साल की। हम तो जब कह रहे हैं जब से अधिग्रहण हुआ, हम तो सब सरकार की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ अकेले बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं। पर बीजेपी में तो बिल्कुल अंत की हो रही है भाई। यहाँ विधायक बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, मंत्री बीजेपी के, यहाँ पर जो बिल्डर बेचारा गरीब आदमी फ्लैट खरीद रहा है वो परेशान, जो गरीब आदमी यहाँ अपना पुश्तैनी आबादी में बैठा वो परेशान। मतलब सबसे ज़्यादा परेशान नोएडा के लोग आज। आप फ्लैटों की स्थिति जाकर देख लो, इधर कैमरा करो, पूरी फ्लैट ऐसी पड़े, बिल्कुल सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही पड़े हैं। और जिन लोगों ने रोजगार करके कैसे तैसे किस्तों पे फ्लैट लिए होंगे, बैंकों के लोन लिए होंगे, उनके जीवन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है बताओ? वो आत्महत्या कर रहे हैं लोग, गाँव के तो कर ही रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। सरकार का ये है, बीजेपी सरकार जो है पूंजीवादी सरकार इन्होंने घोषित कर दिया है। इनके दो कारण मुझे बहुत अजीब लगे। पहला कारण, इन्होंने देश में से किसानों की जो आत्महत्याएं के आंकड़े बताने वो बंद करे, और सबसे बड़ा मामला जो इनका रहा
इन्होंने सरकार बनते नहीं है। कांग्रेस ने एक अच्छी बात करी, बहुत अच्छी पहल करी थी भाई, आरटीआई के माध्यम से आप किसी का भी पता लगा सकते हो इस आदमी के पास कितनी संपत्ति है, क्या कहाँ से है। और इन्होंने शासन में आते नहीं है। सबसे पहला जो घोटाला हुआ वो प्रधानमंत्री का जो अकाउंट है पीएम केयर फंड, वो आरटीआई दायरे से बाहर है। सबसे बड़ा घोटाला वो है इनका। और जब प्रधानमंत्री ईमानदार है तो उस पर आरटीआई लगाने में क्या दिक्कत आ रही, बताओ ना हमें आप। ये इनका चल लिया ड्रामा, देश में चल लिया। अब के गए ये नहीं आवे, जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है। और ये जो जुमलेबाजी ढोंगबाजी, प्रधानमंत्री कह रहे भाई स्विस बैंक में इतना पैसा काला धन देश का जमा है। आज हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री को, काला धन कहाँ चला गया? आज भाषण क्यों नहीं देते उस पर? आज जो कह रहे 15-15 लाख आएंगे। अरे हमें मत दो, कम से कम देश की जीडीपी ठीक कर लो, धन ला के कम से कम देश तो सुरक्षित हो जावे, देश तो मजबूत हो जावे। आप देशभक्ति की बात करते हो? नहीं, आपने अपना जमीर बेच रखा है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव एक तरफा है, कोई बहकने वाला नहीं है और सब एक तरफा है। अब ये जाटों को कह रहे थे, ये भूल गए जैन चौधरी पे लाठी बरसाई इन्होंने, हाथरस कांड में भूल गए। आज इन्हें जैन चौधरी अच्छे लग रहे हैं भाई, हमारे साथ बैठने चाहिए, गलत जगह बैठ गए। उस समय लाठी बरसा रहे, उस समय कहाँ है भाई तुम हैं भैया? ये सब आंकड़े जनता पे हैं और इनका समीकरण पे चल रहा। अब मुस्लिम ने वोट देवे नहीं, जाटी ने वोट देवे नहीं, गुजरी ने वोट देवे नहीं, पंडित ने वोट देवे नहीं। पूर्वांचल में देखो पंडित जी क्या हाल करा इन्होंने। और ये जाति समीकरण अपना आप लगा ले, सही कह रहे। 85% 80% अखिलेश है, 85% अखिलेश और 15% में ये बस जुमलेबाज झूठेबाज जितने भी। अच्छा, वो हम लोग चल लेते हैं। वो पार्क कहाँ पे है? चलो। नोएडा में जो ज़मीन के मामले को लेके हम अभी बातचीत कर रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक और शख्स हैं जिनका दावा है कि उनकी जो ज़मीन थी उस पे नोएडा प्राधिकरण ने पार्क बना लिया और पार्क के लिए जो आवंटित ज़मीन थी वो किसी बिल्डर को बेच दिया, उस पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है। सर, आप अपना नाम बताइए। नाम मेरा फेरे सिंह है। क्या बताया? फेरे सिंह। तो बताइए क्या मामला है, क्या यहाँ पे जो आप बता रहे थे कि पार्क आपकी ज़मीन में बना हुआ है? ये पार्क बना दिया 2009 में ज़बरदस्ती, हमारे मकान तोड़ दिए यहाँ पे, जो कि नक्शा में पार्क उधर है। यहाँ पे तो कोई पार्क ही नहीं था ना अभी तक। वो वाली जो पीली बिल्डिंग है, वहाँ पे पार्क है अब भी नक्शा में। अच्छा, यहाँ ज़बरदस्ती पार्क बनाया इनने मायावती शासनकाल में, उस समय मायावती थी। आज ना अभी तक कोई पैसा मिला हमें, आज तक ना कुछ मिला इसका। ज़बरदस्ती कब्जा करके पेड़ और पार्क बना दिया यहाँ पे। हाँ, जो कि नक्शा में भी नहीं है यहाँ पे। तो कैसे ये ज़मीन जो नियम है, नियम के तहत आपको कुछ % इस पे प्लॉट मिलना था? प्लॉट मिलना था, पैसे मिलने थे, मुआवजा मिलना था। अभी तक ना कोई मुआवजा मिला इसका, ना कोई प्लॉट मिला इसका। आबादी ये मेन हमारी, और हम पे कुल 300-400 गज आबादी आ रही है। 5 भाई हैं हम। 5 भाई की हिस्सेदारी थी इसमें? हाँ, हिस्सेदारी तो हमारे 4 चाचा है, चाचा 4 का हिस्सा है। ये 25 बीघे चक्का ही हमारा। तो ये सारा कब्जा लिए ना, अभी तक कोई मुआवजा ना कोई इसका फैसला करा ना उड़ाने। नहीं, तो इसे लेकर के कहीं आपने शिकायत किया, कहीं कंप्लेंट वगैरह है? अथॉरिटी में 20 बेर डोल लिए, जो कहती कोर्ट जाओ और हाँ जाओ, और कोर्ट में हम गए नहीं। सीधे साधे आदमी किसान है, 4 रिश्तेदार है, तो कोर्ट 2 कहवे 2 नहीं जावे, इसलिए कोर्ट नहीं जा पाई। नहीं, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है, इसको लोग के तो अगर आप लड़ते तो ये तो काफ़ी कीमत वाली चीज़ है। हाँ, कीमत वाली चीज़ है, लेकिन इसमें सोमलत खाता हो, 4 रिश्तेदार हो गए, तो इसमें 2 नहीं दे रहे पैसे, 2 दे रहे थे कोर्ट के लिए। कोर्ट के लिए अच्छा, सभी भाई लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा, हाँ, ये इसमें यहाँ का यहाँ मामला को पड़ा जब सही। इसमें स्टे भी लिया है, स्टे होते भी फिर भी तोड़ दिया इनने। तो क्या इस पे घर वर बना था क्या? हाँ, मकान बने उड़ थे हम बाकायदा, जो तोड़े गए। अब भी है मूर्ति लगी ओढ़ है, इधर भी कमरे बने थे जब मैं पार्क बनाए तोड़ के इनने। ये मूर्ति किनकी है? ये हमारा ताऊ है। ये आप ही के घर के हैं? हाँ, हमारा ताऊ है। अच्छा, हाँ, परिवार में ही खास चाच। नाम इनका? पेरू सिंह। पेरू सिंह। हाँ, बहुत पहले ज़माने बहुत पहले ज़माने की। ज़्यादा नहीं हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए, मैंने मरोड़ कोई 15-1 साल हुए होंगे, 15-20 साल, ज़्यादा दिन नहीं हुए। हाँ, तो ये तो आदमी सही है, ज़बरदस्ती न उड़ाने तो ज़बरदस्ती मचा रहा कि हर जगह किसानों के साथ तो अन्याय कर रखा हो। ये सरकार ही ऐसी आनी जानी है जो कुछ काम ही नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन जैसे बता रहे हैं कि अब बसपा कार्यकाल में ये हाँ, ग्रहण किया गया था, उसके बाद जब इनकी सरकार आई योगी आदित्यनाथ की, तब क्या आपने अप्रोच किया?
खूब ऑथोरिटी में 20 बेर जाली अधिकारी अंदर कोई सुनाई नहीं करता। कह दे ट्रेजरी में आज पड़ा उठा ले हो जाए सारी का पूरी ज़मीन का हाँ तक को बतावें ये चक्की हमारा हाँ तक है। मतलब ट्रेजरी में आपका पैसा रखा हुआ है, हाँ ऐसे बताते हैं। कितना रुपया होगा? अब ये तो पता नहीं क्या रेट से डाल रखा होने क्या नहीं। 2002 में एक बार हुई थी ये, पुराने रेट से ही होएगा। हाँ उसके बाद कोई सुनवाई नहीं कर रहा प्राधिकरण। ये प्लानिंग तो इनकी हाँ तक ही तोड़ने की सब मकान हाँ तक ये 25 बीघे का नंबर है हमारा सारा ही। अच्छा ये सब घर आपके ये गांव वाले हैं? गांव के ही हैं सब घर। गांव के घर हैं हाँ सारे, जी सामने वाले। सामने वाले। और इधर ये बिल्डर ये बिल्डरों के मायावती का, ये भी मायावती का आनंद। ये भी आनंद का, ये भी आनंद कौर। अच्छा ये आबादी थी ऐसे बिल्कुल। पेरीफल रोड के अंदर आबादी तोड़ के ये ले लिया। ये पेरीफल रोड के अंदर गांव था, ये गांव के अंदर घुस गए हैं। ये आज भी नक्शे में आबादी है, ये आज भी आबादी है। नक्शे में आबादी है। अच्छा ये बताइए कि एक तो आपका मामला हो गया, ऐसे और कितने लोग पीड़ित हैं आपकी जानकारी में? और बहुत ऐसे तो गाँव के लिए नेवड़ा दर्ज कर चुका है इसे, किसान का नाम काट के तहसील से। ये नेवड़ा दर्ज है ज़मीन। हर गाँव में समस्या आई, पूरे गाँव में जितने भी हमारे नेवड़ा के गाँव हैं सभी गाँव की समस्या आई। हाँ 81 गाँव के नेवड़ा में जितने भी गाँव आ रहे, नेवड़ा गेटर नेवड़ा भी समस्या है। अच्छा ये बताइए कि जैसे जिस तरीके से इसका अधिग्रहण हो गया, जो सामने घर बने, क्या आने वाले टाइम में इनका भी ऐसे ही हो सकता है क्या? मतलब हो सकता है जब नेवड़ा दर्ज है तो कभी भी नेवड़ा। नोएडा दर्ज का मतलब ये प्रॉपर्टी क्या नोएडा के उसमें है? हाँ नेवड़ा अपना नाम कर चुका है इसको। और इसका आपको मुआवजा दे देंगे वो? मुआवजा दिया ही नहीं अभी तक। दिए नहीं है? हाँ जी नेवड़ा अभी तक इसका मुआवजा नहीं दिया। ये भी नेवड़ा दर्ज है हाँ तक ज़मीन गांव के और आधार है। सारे नेवड़ा दर्ज कर रखे हैं। जो आबादी किसानों की पुरानी आबादी बनी पड़ी है आज से 40 साल पहले 50 साल पहले, उनको भी नेवड़ा दर्ज है वे भी। अच्छा थोड़ा यहाँ की थोड़ा राजनीति को लेकर हमको समझाइए कि जो यहाँ पे विधायक सांसद जो बन रहे हैं उनके सामने क्या आप लोग ये मुद्दा उनके पास रखते हैं, फिर उनकी प्रतिक्रिया क्या है? चलो अब 3 महीने आंदोलन वो चलो किसानों धरना तो अथॉरिटी पे, लेकिन कोई सुनाई नहीं किसान ये टाल दिए। करवा रहे आश्वासन दे दिए बस। हर बेरे ऐसे आश्वासन देते हैं अधिकारी, सरकार सुनती नहीं है कोई। सरकार में विधायक वगैरह के पास जाते हैं या सांसद का जाया करके संसद के पास जाते हैं, वह कहते हैं अथॉरिटी मिलो, हम मिलो, अधिकारी से मिलो। कोई दबाव नहीं बनाता संसद हमारे यहाँ को, न विधायक बनाता, न आज तक गाँव में कोई झोंकड़े भी नहीं है जब से ज़मीन टूटी है। नहीं तो जैसे जब वोट मांगने आते हैं वो, या इस बार जब वोट मांगने आएंगे तो क्या कह के मांगेंगे कि आप मुझे क्यों वोट दीजिए? क्या वो कह रहे हैं? मतलब कौन वोट दे रहा है विधायक ने? जब गांव में एक बार आए के आते ही नहीं है बिल्कुल भी। गांव में अभी तक आया नहीं है कोई विधायक, जब से बना था ये पंकज सिंह। पंकज सिंह ये अच्छा हाँ विधायक अभी तक आए नहीं है गांव में, वोट मांगने में नहीं आया ये। तो वोट कौन दे देगा ऐसे आदमी ने? अच्छा इधर के विधायक पंकज सिंह हैं? हाँ पंकज सिंह हमारे यहाँ के क्षेत्र का। ये कौन सा विधानसभा लगे? ये नेवड़ा। अच्छा हाँ जी। अच्छा नहीं तो चलो वो तो नहीं आए, लेकिन अब जब आप लोग वोट डालने जाइएगा तो क्या दिमाग में रख के जाएंगे कि किस आधार पे हम इस फलाना उम्मीदवार को वोट डालेंगे? अब तो दिमाग में सलाह होगी सबकी मीटिंग गांव में करके, जब वोट करेंगे सभी लोग एक साथ, हाँ उसे वोट डालेंगे। नहीं आप कह रहे हैं आपकी हित की बात करेगा, क्या मुद्दे हैं, आप क्या समझते हैं, क्या है आपकी मांगे? मतलब इस विशेषतः नोएडा का क्या मुद्दा है? सबसे बड़ा कई बार नोएडा का नाम आता है तो लोग सोचते हैं यहाँ मुद्दा ही क्या बनेगा, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये है। सबसे बड़ा किसानों की समस्या और दूसरे रोजगार। आप कह रहे हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी कंपनियां, लोकल बच्चे एक भी नहीं लग रहा, सब बाहर कहते हैं तुम लोकल बाहर जाओ, तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा ठप्पा ये बेरोजगारी का कि लोकल है हम। कैसे सीधा बोल देते हैं कि नहीं? हाँ सीधा बोल देते, नहीं लेते। आप किसी भी कम चलो, एक गांव का एक भी बंदा नहीं है इसमें किसी को आसपास। हमारे यहाँ 17 प्लॉट आनंद के हैं उस टाइम जब मैं शासन में था, और सबसे बड़ी मेन आबादी है। ये प्लॉट चला गया हमारा, ये हमारा घर है, तो कह रहे घर तक का मुआवजा उठाओ। रहने के लिए कहाँ जाएंगे जब ज़मीन नहीं बचेगी? तो रोजगार तो दूर की बात है। और एप्लीकेशन लगा तो केस लगा दे, जेल में डाल दिए, कर लो क्या करते हैं। अपन मकान बैठे बनाने बैठे, पुलिस आई पकड़ के लेके जेल में बंद, आज भी केस भुगत रहे हैं हम। किस लिए केस? अपना जैसे मेरा मकान है, मैं अपना दोबारा बना रहा हूँ तोड़ के, तो पुलिस FIR कर देते हैं, पुलिस वाले आते हैं तुरंत पकड़ के ले जाके जेल में बंद और केस भुगतो, जेल काटो। ये हमारे साथ हुआ है। मतलब आप अपनी ज़मीन पे नहीं बनवा सकते? नहीं बनवा सकते। और क्या वजह है? वजह ये है कि नोएडा कह रही है हमारी है।
अच्छा, कि आप इसका मुआवजा ले लो कहीं और हाँ कहीं और जाओ, ये टाइप। ये टाइम बस ज़बरदस्ती सौदा है, ना माने तो ठोक दो। 50 साल पुरानी आबादी किसानों की जो दर्ज कर रखी है, अभी तक कोई सुलझे नहीं हो रहा। 50 साल पुरानी आबादी, यहाँ हमारे मकान बने खड़े हैं सारे में, जो तोड़े गए उस समय 2009 में नोएडा दर्ज कर लिया उसके बाद में। उससे पहले किसानों के नाम थी ज़मीन ये तहसील में, अब किसानों का नाम काट के पूरी ज़मीन का नोएडा दर्ज कर दिया है। पूरा 25 बीघे खाता हमारे ये। अच्छा, हाँ जी। नहीं तो जैसे आप जैसे युवा लोग हैं, अब यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है तो फिर कहाँ जा रहे हैं लोग? भाई यही है, कोई गार्ड में ड्यूटी कर रहा है, कोई ड्राइवरी कर रहा है, यही है बस, और कोई है नहीं रोजगार। किसी ने अपनी दुकान खोली छोटी मोटी, उसे गुजारा हो रहा है बस। गवर्नमेंट से कोई सुविधा नहीं मिलती, बताओ क्या मिल रहा है? कोई पेंशन नहीं मिलती, विकलांग पेंशन पहले गांव में आती थी, किसी को नहीं मिलती। वृद्ध पेंशन नहीं मिलती, विधवा पेंशन नहीं मिलती गांव में, बताओ किसको मिल रही है? एक को मिल रही है। पहले जो आती थी सपा शासन में आती थी, योगी ने आके बंद कर दी सारी। अच्छा, कंपनी वाले ये कह सकते हैं कि हम आपको क्यों ले, अगर आप में वो योग्यता नहीं है? वो कहेंगे कि हम अपने योग्यता के हिसाब से लेंगे। मैं ग्रेजुएशन हूँ प्लस BTC प्लस TT पास हूँ, अच्छा, ठीक है जी। और मैं किसी में अप्लाई भी करता हूँ तो लोकल, सिर्फ ठप्पा है लोकल, आप बाहर जाओ। आप TT पास हैं? हाँ मैं TT पास हूँ, तो मैं CTET भी पास हूँ, TT पास हूँ, UP TT। अच्छा, और इस समय क्या काम करते हैं आप? मैं बस बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ घर पे, और स्कूल में शिक्षा मित्र के तौर पे कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, शिक्षा मित्र भी हैं आप? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो शिक्षा मित्र की तो सैलरी बहुत कम है, 10,000 है, हटा दिया था उन्होंने। हाँ, 10,000 है। सुप्रीम कोर्ट में हम केस हारे थे 2017 में। कोर्ट में ये था आदेश, जो योग्यता रखते हैं पूरी उनको रखा जाए, पर क्या हुआ, सबके साथ बाहर निकाल दिए। 2015 में TT पास कर चुका था, 2018 में मैंने CTET कर लिया। तो नौकरी क्यों नहीं लग पाई आपकी? वही है कि हम पे एक ठप्पा लगा हुआ है कि दूसरी पार्टी ने कर रखा है, बस वही है। दूसरी पार्टी ने मतलब आप दूसरे पार्टी के शासनकाल में पास हुए थे? नहीं, पास तो इन्हीं के में हुआ मैं, हाँ, योगी के में पास हुआ था 2018 में, कि 17 में सर गवर्नमेंट बनी, 2018 में मैं पास हुआ था। उसके बाद भी हम पे ये ठप्पा है कि तुम पिछली सरकार के बंदे हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा चलता है? चलता है, ऐसा खुल सच में हो रहा है? सच में हो रहा है। आप देख लो, अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि कितने भी शिक्षा मित्र हैं उनको किसी को BLO नहीं बना जाएगा, चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। ये एक तरफा दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। नहीं, लेकिन शिक्षा मित्र की बात अगर हम छोड़ दें, आप तो TT पास भी हैं, हाँ TT पास हुए, तो आपकी तो फिर कहीं ना कहीं सरकारी उसमें लगना। तो एज अकॉर्डिंग निकल गई ना, एज भी तो होना है। कि देखो, आप जो हमारे टाइम में पढ़ाई थी 2004 में मैंने हाई स्कूल पास किया, और आज के बच्चे को लगा लो, हमारे उस टाइम पढ़ाई इतनी थी, आज का बच्चा पास निकल क्वालिफाई नहीं कर पाएगा उस चीज़ को जो हमने पढ़ा। उस टाइम फर्स्ट आना बहुत बड़ी बात थी, पास ही होना बहुत बड़ी बात थी। और आज डेट में क्या है, बच्चे 70% 80% नंबर ला रहे हैं, पर उनकी क्या है, माइंडली हमसे कम है। जो हमने पढ़ा वो हम वो नहीं कर सकते। और उस टाइम क्या था, इंग्लिश मीडियम इतना प्रॉपर नहीं था। मैंने 6ठी क्लास में आके ABCD सीखी उस टाइम, और आज डेट में क्या है, नर्सरी LKG UKG से ABCD सिखाते उस टाइम। अब क्या है, इंग्लिश का प्रचलन है, उस टाइम नहीं था। अधिकतर स्कूल हिंदी मीडियम थे, इंग्लिश मीडियम कोई नहीं था, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। फिर मेरिट में मार खाते हम कि हमारी मेरिट कम थी, अब जो बच्चे आ रहे हैं उनकी हाइट ज़्यादा है, मेरिट ज़्यादा है, ये प्रॉब्लम है। तो जैसे अब सरकार का ये जो है कि हम बहुत लाखों लोगों को नौकरी दिया है, यहाँ सब भी अलग अलग जगह बोर्ड लगे दिख जाते हैं, रोड पे भी प्रचार खूब है इसका, तो वो नौकरियाँ फिर कहाँ गई? कहाँ नौकरी दी, किसी को दी बताओ? योगी सरकार है जैसे तो नौकरी से बाहर निकाला गया। रोजगार 1,72,000 से बाहर हुए, 1,08,000 सफाई कर्मचारी बाहर हुए। अनुदेशक जो सपा काल में 17,000 वेतन मिलता था उनको, उनके साथ उन्होंने बहुत दुर्व्यवहार किया। सरकार बनते 2017 में इनका वेतन कर दिया 7,000, और जो इनका प्लस वेतन हुआ था इनसे रिकवरी और करी वापस वेतन की, कि आपने पैसा पहले फालतू ले लो, उसकी वापस रिकवरी करो। उनके मानदेय और कट के मिला उन बेचारों को। तो और रोजगार कहाँ दे रहे, रोजगार तो निकाल रहे हैं लोग। पहले किसी के पास कोई धंधा था, कोरोना काल में आके सब बंद कर दिया, किसी को कोई नौकरी देता ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जब आपके इस एरिया का विकास हो रहा था और बड़ी बड़ी कंपनी वगैरह आ रही थी, क्या उस समय ऐसा कोई वादा या कोई कॉन्ट्रैक्ट या कुछ ऐसा हुआ था कि यहाँ के लोगों को नौकरी दी जाएगी? वो तो ये कह सकते हैं कि ऐसा हमारे ऊपर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम स्थानीय यहाँ के लोगों को नौकरी दें, हम तो बाहर के लोगों को रखेंगे। नहीं, मैं बताऊँ, जो उन्होंने हमारे यहाँ एक बार किया, उस कॉन्ट्रैक्ट पर उसमें लिखा हुआ बाकायदा कि जो किसान की ज़मीन ले जाएगी उसके परिवार की नौकरी दी जाएगी। बाद में वो था, पर इन्होंने क्या करा, बाद में वो सब डिसमिस कर दिया। बोर्ड मीटिंग बैठा के नोएडा अथॉरिटी ने सारा खत्म कर दिया। यानी आप निकलवा के देख लो, जिस टाइम 2003 में हमारा अखबार हुआ था उसमें बाकायदा लिखा हुआ है, पर अब क्या है, वो कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है। अब कब जाते भी तो कहते हैं हाँ हो जाएगा, पर कुछ नहीं है। अब आप ही लगा लो, 118 दिन नोएडा अथॉरिटी पर धरना चला। खुद हमारे यहाँ के सांसद महेश शर्मा जी ने जाके, जो अमर अनशन बैठे थे, सुखबीर खलीफा जी, उनका उतरवाया
कि आपका काम हो जाएगा, मैं करवा रहा हूँ। क्या नतीजा? कुछ नहीं हुआ, एक ही बी नहीं हुआ, मामला ख़त्म। क्या सांसद की जिम्मेदारी नहीं बनती कि काम क्यों नहीं हुआ? भाई पंकज जी तो छोटे, वो तो बड़े लेवल पे हैं, सांसद जी तो बड़े लेवल पे हैं, महेश शर्मा जी, और वो तो पहले विधायक भी रह चुके हैं, यहाँ के भूतपूर्व विधायक हैं। तो उन्होंने खुद उठवाया था, आपके शायद नॉलेज में भी हो, और पर वो कार्य नहीं हुआ। भैया की जुमलाबाजी, जुमला चिपका दिया, भाई हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, आश्वासन होता कुछ नहीं है। तो अब जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या दिमाग में रहेगा, कौन सा मुद्दा दिमाग में होगा फिर? दिमाग में रहेगा जो हमारे हित की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, हमारे घर की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, उसको और विकास की बात करेगा, वोट उसे डालेंगे। हमारा मानना तो ये। और जो गांव में हमारा समाज बैठ के बात करेगा वो बात अलग है। ठीक है, तो सुमित जी फिर एक बार अब बस अब हमको फाइनली बताइए कि ज़मीन का जो मामला है, पूरा हम तमाम लोगों से बातचीत किया, अब इसका समाधान क्या है, कैसे ये चीज़ सॉल्व हो पाएगी? समाधान ये है, पॉलिसी है, नियम है। आबादी नियमावली 2011 के अनुसार इनसे प्रावधान सिर्फ ये है, नोएडा के अंदर पेरीफेरल रोड बने हुए हैं, चारों तरफ गांव अंदर आ रहे हैं रोड के और ज़मीन बाहर है। जो जहां बसा हुआ है ये लोग सर्वे करवा के उसकी ज़मीन किसान के नाम वापसी बैकलीज कर दें। बस नियम है, सब चीज़ है, पर ये करना नहीं चाहते अधिकारी। ये चाहेंगे तो हो जाएगा। जो किसानों ने इनका सहयोग करा, हाई कोर्ट नहीं गए, अथॉरिटी की बात मानी, पर प्राधिकरण की, भाई आप कोर्ट मत जा, आपको 64% मिल जाएगा, 10% का प्लॉट मिलेगा, उनके साथ भी ये वादा खिलाफी ना करें, उन्हें 10% प्लॉट पूरा दें और 64% का मुआवजा दें। ये इनके हाथ में कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ शासन में एक चीज़ अटकी पड़ी है, शिफ्टिंग पॉलिसी। जो बड़े मुद्दे ग्रेटर नोएडा या अथॉरिटी में जहाँ भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नोएडा में शिफ्टिंग का ऐसा कोई एक आध केस होगा, कोई मामला है नहीं। नोएडा तो बसा हुआ है, जहाँ जो लोग बसे हुए हैं उनकी वहीं नियमितीकरण ये लोग कर दें। बस ये है, इनके हाथ में है, ये करना नहीं चाहते। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ तमाम लोगों के अनुभवों से ये पता चल रहा है कि ज़मीन का मामला अभी भी यहाँ नोएडा में बना हुआ है। भले ही यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ आ गई हैं और आपको तमाम बड़े बड़े इमारत दिख सकते हैं, लेकिन इनके पीछे की जो तस्वीर है वो इतनी चमकीली नहीं है जैसे यहाँ के बिल्डिंगें दिखती हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि अन्य क्षेत्रों की तरह ही नोएडा में भी बेरोज़गारी और जो यहाँ पे किसानों की समस्या है वो अभी भी बनी हुई है और यहाँ के मतदाताओं का कहना है कि जब वो अभी वोट देने जाएंगे तो उनके दिमाग में मुख्य रूप से ये मुद्दे होंगे। आप देख रहे थे द ललन टॉप। नमस्कार।